हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 में एंसेंट इंडिया में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न इतिहास वैकल्पिक विषय का प्राचीन भारत का है। 2014 में पूछा गया था और आपको 15 नंबर आपको इसमें मिलने थे। क्लियर? तो देखते हैं कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो प्रश्न है, उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न हमें वैकल्पिक विषय के हिसाब से पढ़ना है। तो इसलिए सामान्य अध्ययन के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इस प्रश्न को केवल सामान्य अध्ययन की तरह ही अध्ययन करें, वैकल्पिक विषय की तरह ना करें। और जो सामान्य अध्ययन के अगर करना भी चाहते हैं तो वो आप हमारी मेंस जीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखें। वहाँ पर भी हमने जीएस के हिसाब से इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। क्लियर? तो आप यहाँ पे ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या है प्रश्न? उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, विवेचना कीजिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको अगर इसमें कोडिंग करना आ गया कि वास्तव में इसमें कोडेड वर्ड कौन से हैं और उसे आपने इनकोड कर लिया तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है कोडेड वर्ड, उपनिषदों के सिद्धांत। अब आप में से कई सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि उपनिषदों के सिद्धांत कौन से थे। क्लियर? दूसरा है वैदिक चिंतन का निष्कर्ष, अर्थात जो वैदिक चिंतन था या वैदिक चिंतन की जो प्रणाली थी उस आधार पे जिन नीति नियम सिद्धांतों को अपनाया जाना था उन सिद्धांतों को कौन अपनाया? उपनिषदों ने। क्लियर? अर्थात ये जो प्रश्न है ना ये अनअरेंज है। इसको आप अगर अरेंज करो तो ये बनेगा कि वैदिक चिंतन का जो निष्कर्ष था बेसिकली वो उपनिषदों के सिद्धांत में निहित था। क्लियर? और यही आपको विवेचना करनी है। अब आपको पता ये हो कि वैदिक चिंतन का निष्कर्ष क्या था और उपनिषदों के सिद्धांत क्या थे, और अगर ये पता चल जाए तो आप अपना उत्तर गढ़ लेंगे। तो हम देखते हैं यही चीज़ें कि वास्तव में ये थे क्या। तो जैसा कि आप देखिए, आप जब कोडेड करेंगे, इनकोड करेंगे तो आपको मिलेगा वैदिक चिंतन का निष्कर्ष कैसे उपनिषद के थे, उपनिषदों का विचार क्या था, और फिर हम विश्लेषण और अंत में एक निष्कर्ष देंगे। क्लियर? तो अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में उपनिषद थे क्या। उपनिषदों को हम W5H1 थ्योरी के तहत पहले 2 से 3 लाइन में बता देंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर के माइंडसेट में क्लियर हो जाएगा कि अभ्यर्थी के अंदर काफ़ी ज्ञान है और वो उपनिषदों के क्रम को समझता है। क्लियर? जैसे आप पढ़ते होंगे प्राचीन भारत में कि किस प्रकार वेद, पुराण, फिर उसके बाद आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ ये सब आते हैं ना, उसी प्रोसेस में आरण्यक की विषय वस्तु का विस्तार थे उपनिषद। आरण्यक का क्या मतलब होता है? आरण्यक का मतलब होता है वो संहिताएं जिन्हें जंगलों में बैठकर लिखा गया। क्लियर? जैसे उपनिषद को हम पढ़ते हैं ना कि वो संहिताएं जिनमें शिष्य गुरु के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करता है। क्लियर? तो आप ऐसे बता दोगे और फिर एक सामान्य परिचय ये दे दोगे कि टोटल 108 उपनिषद हैं जो कि गद्य व पद्य दोनों में वर्णित हैं। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर पुराण कितने हैं? तो हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। क्लियर? महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं। क्लियर? गीता और बताइए कौन से, सॉरी, महाभारत और रामायण। क्लियर? तो ये हम बताएंगे जब हम एंसेंट इंडिया की 1 मार्च से सीरीज शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल की। अभी बस हम आपको सिर्फ उत्तर का फ्रेम बता रहे हैं। क्लियर? अब आप बताएंगे वो सिद्धांत कौन से थे। तो सिद्धांत में आप पहला दे सकते हैं कि इन्होंने कर्मकांडी अनुष्ठानों को कमजोर नौका बताया। ये कहते हैं कि जो कर्मकांडी अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांडी अनुष्ठान का मतलब जैसे यज्ञ वगैरह, बलि देना पशुओं की, ये सारे अनुष्ठानों को रोक देना चाहिए। ये किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को भव सागर की नैया से पार नहीं कराएंगे। क्लियर? फिर है मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्गी विचार को प्रतिपादित किया। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष का मतलब क्या है कि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, उसकी अनुकंपा प्राप्त करनी है, तो
तो आप उसकी आराधना और प्रार्थना मत करो, आप उसकी उपासना मत करो, बल्कि आप ज्ञान का अर्जन करो। और अगर आपके अंदर ज्ञान का अर्जन हो जाएगा तो मोक्ष आपको अपने आप मिल जाएगा। क्लियर? हम पढ़ते हैं ना, जब श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़ते हो तो उसमें कई शाखाएं पढ़ते हो, ज्ञान मार्गी, कर्म योगी, ये सारी पढ़ते हो ना, और राजमार्गी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे एंसेंट इंडिया में। होता क्या है कि इस विषय पे जब हम पढ़ाते हैं तो हमें धार्मिक होना पड़ता है और काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है, बट हम कोशिश करेंगे कि कम गहराई में जाएं, क्योंकि सामान्य पुस्तकों में आपका इसका उत्तर और इसके बिंदु नहीं मिलेंगे। कर्मकांडों में क्या कहा गया है कि सृष्टि जो है वो विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम है, अर्थात एक विराट पुरुष है। प्रकृति, देखिए प्रकृति हमेशा माता होती है, ये याद रखना, इसीलिए कहा जाता है जो सृष्टि है वो विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम है, अर्थात विराट पुरुष के द्वारा ही इस सृष्टि का जन्म हुआ है। क्लियर? फिर देखो विभिन्न विषयों पर जो नीति नियम व जो नैतिकता की शिक्षा है उसका भी इन्होंने प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि समाज में किस तरीके के नीति नियम होने चाहिए, किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो वो गलत है, कोई व्यक्ति अगर ईमानदार नहीं है तो वो गलत है, ऐसी शिक्षाएं इसमें दी गई। साथ ही आप संस्कृत के कई सारे श्लोक भी पढ़ते हो कि सेना भुनत्तु सैनो भुनत्तु सैविरम करवावई ये दस्सनावती समस्तु माम सावई, अर्थात सब लोग साथ में भोजन करें, साथ में ही सब लोग रहें। ये क्या चीज़ें हैं? या सर्वे भवन्तु सुखना, ये सब वैदिक चिंतन का निष्कर्ष है। नैतिकता की इन्हीं में बात की गई। क्लियर? आप देखोगे सत्यमेव जयते आप पढ़ते हो मांडुक्य उपनिषद में, ये क्या चीज़ें हैं? नैतिकता की तो बात है। क्लियर? आप ऐसे इन चीज़ों को बता दोगे, फिर आप बताओगे कि वास्तव में वैदिक चिंतन में भी यही बातें थी। जैसे उपयुक्त सिद्धांत ऋग्वैदिक ऋचाओं में वर्णित नैतिकता के प्रतिमानों को स्थापित करने का प्रयास किए। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आप वैदिक चिंतन की बात करते हो तो मूलतः आप ऋग्वेद की बात करते हो। क्लियर? और जब उत्तर वैदिक की बात करते हो तो अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की बात करते हो। ऐसा क्यों है वो हम एंसेंट इंडिया जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो पीरियड है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। क्लियर? और उसी आधार पे जिन चिंतकों ने ऋचाओं को रचा, ऋचाओं का मतलब श्लोक, उन श्लोकों को रचा, उसी में नैतिकता के प्रतिमान थे जो कि मूलतः उपनिषदों में हमें परिलक्षित होते हैं। क्लियर? फिर आप देखोगे कि बाद में इन्हीं की अभिव्यक्ति हमें जैन व बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है, अर्थात आरण्यक से किस प्रकार उपनिषद आए, उपनिषदों से किस प्रकार जैन व बौद्ध धर्म आंदोलन आए। क्लियर? हम जब अपनी एंसेंट इंडिया पढ़ेंगे तो ऐसे ही एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि आपके अंदर ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स को एक क्रम नहीं पता होता है कि आखिरकार जैन व बौद्ध धर्म आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। क्या वो औपनिषदिक चिंतन का परिणाम था, यानी कि उपनिषदी चिंतन का परिणाम था, या फिर मौलिकता पर आधारित था? ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो टैकल नहीं कर पाता कोई, तो हम आपको बताएंगे कैसे उपनिषदी चिंतन का परिणाम थे। अब आपने ये चीज़ें जब देख ली तब आता है कि वैदिक चिंतन का निष्कर्ष क्या था। वैदिक चिंतन में आप पढ़ते हो, जब ऋग्वैदिक काल पढ़ते हो, जो आपने ऋग्वैदिक ऋचाओं के संदर्भ में जब पढ़ा होगा प्रीलिम की दृष्टि से, तो वहाँ आप देखोगे कि निर्गुण ब्रह्म की बात आती है, प्रकृति पूजा की बात आती है, क्योंकि उस समय तो मूर्ति पूजा थी ही नहीं, मानववाद की बात आती है, कर्मकांड उस समय इतने प्रबल थे नहीं, बल्कि नैतिक उत्थान पर बात की जाती है। आप देखोगे कि उसी समय कई सारे लोग क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, और आपको कई सारे ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं, बोगस कोई अभिलेख में, जब इंद्र मित्र वरुण नासत्य की जब शपथ ली जाती है। समझ गए? तो ये सारी क्या चीज़ें हैं कि नैतिक उत्थान की बात थी। क्लियर? वैदिक चिंतन में निहित थी, जिसे हमने उपनिषदों में विभिन्न वर्गों में, चाहे ईस, केन, कट, मुंडक, मांडुक, ये उपनिषद हैं कुछ, आप 2-3 उपनिषदों का नाम दे दिया करें तो इससे आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्लियर? उसमें ये बातें की गई जो कि सामाजिक व धार्मिक उपयोगितावादी चिंतन को प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे अपने इस उत्तर को
विश्लेषण करके बता देंगे। पहले बताएंगे सिद्धांत क्या थे उपनिषदों के, फिर वैदिक चिंतन का निष्कर्ष क्या था वो आपने बता दिया, और अंत में जाते जाते एक निष्कर्ष दे दें कि वैदिक चिंतन स्मरणीय हो या निष्कर्षता कहा जा सकता है कि वैदिक चिंतन का सार या वास्तविक विचारों को उद्धृत करने में इन्होंने सहायक की भूमिका निर्वहन की। था क्या कि लोगों का ये मानना था कि जो वैदिक चिंतन है या जो वैदिक प्रणाली है या जो वैदिक सिस्टम है वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी रूढ़िवादी है, उसमें परंपरागत विचारों को ज़्यादा महत्ता दी गई है अपेक्षाकृत समकालीन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए। उसी चीज़ के रूप में एक विकल्प प्रदान किया उपनिषदों ने, और उसके अंदर जो गुणता थी, जो रहस्यात्मकता थी, जो अच्छी बातें थी, उनको रिप्रेजेंट किया। क्लियर? ताकि लोगों को ये ना लगे कि वैदिक चिंतन काफ़ी जटिल प्रणाली थी। समझ गए? तो उम्मीद है आपको उत्तर समझ में आया होगा, इसका पूरा फ्रेम आपको पसंद आया होगा। बस अब आपको क्या करना है कि इस फ्रेम का उपयोग करके संयोजक शब्दों का थोड़ा सा उपयोग करें और इसको अच्छे से गढ़ के लिख लें। क्लियर? बाकी चीज़ें आप समझदार हैं। क्लियर? तो मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।